नमस्कार विद्यार्थियों। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र। ऐतिहासिक अध्ययन के श्रृंखला में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की मेरी कक्षा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के BA प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन से संबंधित है। विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने आपसे बात की थी प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों के बारे में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं प्राचीन भारतीय इतिहास के एक ऐसे कालखंड के बारे में जिसका संबंध भारत के आद्य इतिहास से लगाया जाता है। विद्यार्थियों, आद्य इतिहास का संबंध एक ऐसे कालखंड से होता है जिसके अंदर मनुष्य पूरी तरीके से सभ्य नहीं हुआ हो, और दूसरा लेखन कला के प्रमाण मिले तो है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। तो इन दोनों ही मानदंडों पर, सभ्यता के मापदंड की दृष्टि से और दूसरा लेखन कला के पठन की दृष्टि से, इन दोनों ही मापदंडों को यदि परखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत के आद्य इतिहास की श्रेणी में आती है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की श्रेणी में आती है। 2300 से लेकर 1750 ईस्वी तक का सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड भारत के आद्य ऐतिहासिक सभ्यताओं के इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, जब 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशालय के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने यह घोषणा की कि सिंधु घाटी में एक ऐसी विकसित सभ्यता खोज ली गई है, एक ऐसी नागरिक सभ्यता की खोज कर ली गई है जो कि मिस्र की सभ्यता और सुमेर की सभ्यता और यूनान की सभ्यताओं के बराबर थी और उनसे किसी भी मायने में कम नहीं थी। तो इस घोषणा को सुनकर पूरे के पूरे यूरोपीय विद्वत जगत में एक प्रकार की खलबली मच गई, क्योंकि यह हिंदुस्तान के इतिहास से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण कालखंड था। विद्यार्थियों, सर जॉन मार्शल ने 1921 से लेकर 1928 के बीच में अपने साथियों के साथ खुदाई का काम किया मोहनजोदड़ो में, और बाद में खुदाई के इस काम को 1931 तक के पीरियड में अर्नेस्ट मैके ने किया, और 1963 में हिस्टोरियन डेल्स ने भी यहाँ पर खुदाई का काम किया। विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल जिसका संबंध सर जॉन मार्शल से, प्रोफेसर अर्नेस्ट मैके से और डेल्स से था, यह स्थल सिंधु घाटी का सबसे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध के लड़काना जिले में है, मोहनजोदड़ो जो कि कराची से 300 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर दो बड़े बड़े टीलों का चयन करके खुदाई का काम किया गया था, और ये टीले क्रमशः 1300 बाई 600 गज, 1300 गज लंबे और 600 गज चौड़े, और दूसरा टीला था 400 गज लंबा और 300 गज चौड़ा। इन दो टीलों में खुदाई का काम किया गया, और इतिहासकारों का यह मानना है कि यहाँ पर एक ऐसा नगर था जो 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा। यहाँ के 7 स्तरों की खुदाई का काम काफ़ी हद तक पूरा कर लिया गया। विद्यार्थियों, जब मोहनजोदड़ो में खुदाई का काम चल रहा था तो ठीक उसी वक्त इसी सभ्यता के एक दूसरे महत्वपूर्ण केंद्र हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में जिला मोंटगोमरी में स्थित है, वहाँ पर खुदाई का काम भी प्रारंभ हुआ। हड़प्पा में खुदाई का काम प्रोफेसर MS वत्स के निर्देशन में हुआ। और दूसरी बात यह है कि हड़प्पा स्थल एक ऐसा स्थल था जो ईंट चोरों की हरकतों का शिकार हो गया, क्योंकि जब रेलवे लाइन का निर्माण वहाँ पर होने लगा तो बड़े पैमाने पर ईंटों का प्रयोग वहाँ के खंडरों से ही किया गया। तो हड़प्पा के काफ़ी स्थलों का काफ़ी हद तक नुकसान हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुई है। हड़प्पा एक ऐसा स्थल है विद्यार्थियों जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, और ऋग्वेद में इसे हरियूपिया के नाम से संबोधित किया गया है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, और विद्यार्थियों, रावी नदी के किनारे प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसे भरत जनपद के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक ऐसे संघ के साथ संघर्ष किया जिसमें आर्य जनपद के भी राजा थे और अनार्य जनपद के भी राजा थे। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में संक्षेप में जानकारी प्रदान करूंगा, और इससे आगे की क्लास को मैं इसको पार्ट 2 में बांटते हुए विस्तार से मैं इससे आगे की क्लास में आपको समझाऊंगा। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा इन सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थलों और वहाँ से मिली हुई महत्वपूर्ण बातों के बारे में कुछ बात बताऊंगा। मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई, हड़प्पा में खुदाई हुई, चनहुदड़ो में खुदाई का काम हुआ, गुजरात में लोथल में खुदाई का काम हुआ, रंगपुर में खुदाई का काम हुआ, हरियाणा में बनवाली में हुआ, मीताथल में हुआ, राजस्थान में कालीबंगा सेंटर में खुदाई का काम किया गया। और इसी प्रकार से ये सभ्यता एक ऐसे विशाल क्षेत्र में फैली थी, और जिसका यदि ज्योग्राफिकल आकृति बनाई जाए तो यह
एक प्रकार से त्रिभुज जैसे एंगल के अंदर ये सभ्यता का विस्तार हमें दिखाई देता है। यह सभ्यता उधर जम्मू की तरफ बात करें तो वहाँ पर जम्मू में अखनूर और मांडा तक इस सभ्यता का विस्तार है। इसके अलावा पूर्व की तरफ बात करें तो यूपी में मेरठ के पास आलमगीरपुर तक इस सभ्यता का हमें विस्तार दिखाई देता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा एक विशाल क्षेत्रफल में यह सभ्यता फैली हुई थी। विद्यार्थियों, ऐसा कहा जाता है कि इस सभ्यता के 3 महत्वपूर्ण केंद्र थे और इन 3 महत्वपूर्ण केंद्रों को इस विशाल सिंधु घाटी सभ्यता की या विशाल सिंधु साम्राज्य की राजधानी भी कहा जाता है। ये 3 केंद्र मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा, और ये तीनों ही सेंटर अपनी अपनी खासियतों के लिए जाने जाते हैं। मोहनजोदड़ो, अगर खाली केवल मोहनजोदड़ो नहीं, यदि सिंधु घाटी सभ्यता के तमाम नगरों की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का नगर विन्यास बहुत ही उच्च कैटेगरी का था। यहाँ पर भवनों का निर्माण वास्तु के मुताबिक होता था। सड़कें काफ़ी चौड़ी होती थी और समकोण पर आपस में एक दूसरे को काटती थी। घरों का गंदा पानी घर से निकालने के लिए नालियाँ होती थी। नालियाँ गलियों की नाली में मिलती थी और गलियों की नाली शहर की मुख्य नाली के अंदर मिला करती थी। घरों में रोशनदान की व्यवस्था थी। ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कच्ची और पक्की दोनों प्रकार के ईंटों के एविडेंस मिले हुए। पक्की ईंटों को दोनों तरीके से प्रयोग किए जाने के एविडेंस है। एक तो क्या कहते हैं कि अग्नि में पकाकर और धूप में सुखाकर दोनों प्रकार से प्रयोग की गई ईंटों के एविडेंस है, जो वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल क्षेत्र से हमें प्राप्त हुए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इन स्थलों में सफाई का, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया था। तो मोहनजोदड़ो जो सेंटर है, अन्य सेंटर्स की बात, मोहनजोदड़ो में भी उत्तम कोटि का भवन विन्यास हमें देखता है। लेकिन मोहनजोदड़ो सेंटर की जो सबसे बड़ी खासियत है विद्यार्थियों, वो है यहाँ का विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथरूम या जिसको वृत्त स्नानागार कहते हैं। लगभग 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और यह 8 फीट गहरा था। 39 बाई 23 बाई 8 काफ़ी गहराई थी और ये एक इतनी आकृति में बना हुआ स्नानागार था। इस स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी और स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि इन कमरों में उस वक्त के विद्वान, पुरोहित, सन्यासी, पुजारी जो भी हो, वो पूजा स्थल से जुड़े हुए लोग थे, वो उनमें निवास करते होंगे और विशेष मुहूर्त पर या समय विशेष पर वे इन सीढ़ियों के माध्यम से स्नानागार में उतरकर स्नान करते थे। स्नानागार की निर्माण शैली काफ़ी उच्च कोटि की दिखाई देती है और इसके जो फर्श है, फर्श के ऊपर हमें बिटुमेन पॉलिश का लेप दिखाई देता है, चमकदार। तो ये उस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण निर्माण कृति थी मोहनजोदड़ो का स्नानागार, जो कि 39 × 23 × 8। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस इस बात की है कि स्नानागार को इतना बड़ा विशाल स्वरूप देने का कार्य और पुजारियों के आवास स्थल पास होने, इन सब बातों से ये जाहिर होता है कि जल एक ऐसा एलिमेंट था जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जीवन शैली में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। जल की काफ़ी महत्ता थी और जल को धर्म से जोड़ा गया था। और हम आगे ऋग्वेद में भी देखते हैं कि हमें जल के देवता के रूप में वरुण का उल्लेख मिलता है। जल का देवता यानी लॉर्ड ऑफ द वाटर एक ऐसी दैवीय ताकत के रूप में हमें उभर कर दिखाई देता है, जो कि न केवल जल का देवता बल्कि वो नैतिकता का भी देवता है, ऋत का भी देवता है। उसको ऋतगोपा कहा गया है और कहा गया है कि संपूर्ण सृष्टि के संचालन का जिम्मा जल के देवता का होता है, वरुण का होता है। तो ये जल का देवता ऋग्वेदिक काल में वरुण कहलाया। तो जल की इम्पोर्टेंस थी सिंधुवासियों के धर्म के अंदर, प्रकृति मूलक धर्म था और उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जल। पशु पक्षी भी थे, वृक्ष भी थे, नाग भी थे, पीपल को भी इम्पोर्टेंट माना गया है। मातृदेवी की पूजा के संकेत मिलते हैं, लिंग और योनि की पूजा के भी प्रतीक मिलते हैं। एक आदि पुरुष के रूप में मोहनजोदड़ो से योगेश्वर शिव की मूर्ति मिली, एक पुरुष की मूर्ति मिली जिसके सर के ऊपर सिंह जैसी आकृति बनी है, आसपास पशु पक्षी है, हाथ में त्रिशूल जैसी चीज़ें, 3 मुख वाली वो आकृति है। तो इसका ताल्लुक धर्म से जुड़ा गया है। तो इस प्रकार की कई चीज़ें मोहनजोदड़ो में हमें देखने को मिलती है। दूसरी बात है कि एक सबसे बड़ा सेंटर गुजरात से मिला, जो एक महत्वपूर्ण सेंटर है, लोथल। विद्यार्थियों, लोथल एक ऐसा सेंटर था जो सिंधु वासियों के व्यापारिक जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल से हमें एक बंदरगाह मिला, ग्रेट डॉकयार्ड, एक विशाल गोदी मिली है। बंदरगाह वो जगह होती है जहाँ
जहाज ठहरते। अहमदाबाद के पास साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर स्थित लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। रंगपुर से विद्यार्थियों हमें चावल के एविडेंसेज मिले, चावल के प्रमाण मिले। चनहुदड़ो एक ऐसा सेंटर है जो मोहनजोदड़ो से कुछ लगभग 80 मील की दूरी पर है, 80 मील की दूरी पर स्थित है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से हमें बीड यानी मनके बनाने का कारखाना मिला है। तो मनके बनाने का बड़े पैमाने पर कारखाना, काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पे मनके बनाने के एविडेंसेज मिले। दैट मीन्स कि मनके, छोटे छोटे गोले, ये सिंधु वासियों के मनोरंजन से संबंधित एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। खिलौनों के अंदर, उनके टॉयज के अंदर काम आते थे, उनकी मालाओं में काम आते थे, बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये सारी चीज़ें काम आते थे। विद्यार्थियों, एक और सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, हड़प्पा। हड़प्पा एक्चुअली इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। पुरातत्व का ये नियम है कि जिस स्थल पर सबसे पहले उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया जाए तो अमूमन उस सभ्यता का नाम, उस स्थल का नाम उस सबसे पहले खुदाई किए गए स्थल के नाम पर भी रखे जाने की परंपरा है। तो चूंकि हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई का काम हुआ, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा से हमें अनाज रखने के स्टोरेज मिले। ये काफ़ी रोचक बात है कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था और वहाँ पर नदी के किनारे पे बिल्कुल अनाज कलेक्ट करने के बड़े बड़े गोदाम मिले 6 की पंक्तियों के अंदर। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद थी। कालीबंगा इस सभ्यता का काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र था, सिंधु घाटी सभ्यता का। कालीबंगा के बारे में ये कहा जाता है कि कालीबंगा में 5 लेवल पर खुदाई हुई थी, जिसके अंदर 2 लेवल, शुरुआती 2 लेवल वो प्री हड़प्पन से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन 2 लेवल ऐसे थे, बाकी के 3 लेवल ऐसे थे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से ताल्लुक़ रखते थे। और कालीबंगा एक ऐसा सेंटर है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ, जिसको विशाल सैंधव साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा जाता है। घग्गर और सरस्वती नदी के कांठे में स्थित कालीबंगा, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर यहाँ पर एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रमाण मिला है जो अन्य समकालीन सभ्यताओं में नहीं मिला। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। उन खेतों के डिजाइन को देखकर, उनकी जुताई की गई हल से या किसी चीज़ से जो जुताई की गई है, उनकी लाइनों के मध्य के अंतराल को देखते हुए ये माना जा सकता है कि वहाँ पर चने की खेती होती थी और सरसों की खेती होती थी। कालीबंगा एक ऐसा सेंटर है जहाँ से हमें यज्ञ वेदिकों को भी प्रमाण मिले। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती दौर में आर्यों के आगमन की गतिविधियाँ चालू हो चुकी थी। तो विद्यार्थियों, मैं कहा कि मैं आप इस क्लास को 2 और 3 टुकड़ों में बांट के मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैंने आपसे कुछ महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में चर्चा की। कल मैं विस्तार से अन्य केंद्रों के बारे में चर्चा करूंगा। साथ ही साथ हम जानेंगे सिंधुवासियों के धर्म के बारे में, हम जानेंगे यहाँ के नगर विन्यास के बारे में, हम जानेंगे सिंधु सभ्यता के कालखंड के बारे में इतिहासकारों के क्या मत है, जैसे कि कार्बन डेटिंग 14 पद्धति के आधार पर इस सभ्यता का टाइमिंग 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 के बीच में निर्धारित किया जाता है। लेकिन विविध इतिहासकारों के विश्लेषण के उपरांत हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि 2500 बीसी से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में इस सभ्यता के कालखंड को मोटे तौर पर 1000 वर्ष के कालखंड के अंदर इसको रखा जा सकता है। इस सभ्यता से जुड़े हुए लोगों के धार्मिक विश्वास क्या थे, वे किन किन प्रतीकों का पूजा करते थे, किन किन चीज़ों से वे जुड़े हुए थे, उनका धर्म किस प्रकार से प्रकृति मूलक था, इन तमाम बातों की चर्चा सिंधु वासियों के धर्म नामक एक अलग चैप्टर के अंदर मैं आपको बताऊंगा। क्रमशः भाग 2 और भाग 3 के अंदर किस प्रकार से इस सभ्यता का पतन हुआ, इन तमाम बातों को मैं स्पष्ट करने की कोशिश आगामी कक्षाओं में करूंगा। तब तक स्वस्थ रहिए। जय भारत, जय हिंद।